हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती की हम लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन का रोज आपको सुपर फास्ट रिवीजन प्रोवाइड किया जाता है। पहले दिन की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी सभी अभ्यर्थियों को और उनकी डिमांड थी कि इसको कंटिन्यू रखा जाए, तो इस वजह से डे 2 ये रोज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। शाम को समझ लीजिए कि 6 बजे से 7 बजे के मध्य ये आपको वीडियो उपलब्ध हो जाया करेगी। सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, कम से कम 30-40 क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उसके अराउंड जो फैक्ट्स डिस्कस होंगे वो आपको 50 से 60 क्वेश्चन के बराबर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके बाद केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। यदि संबंधित नहीं है तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 इंग्लिश मीडियम। स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी 2021 से। वहीं पर बात करें तो अनअकैडमी लाया है टारगेट केवीएस 2021 कंप्लीट बैच कोर्स। स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी से। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EMTET को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की, तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लेंगे कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए दोस्तों, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर, एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम, ये राजा थे, इन्होंने जो है करवाया था। और देखिए दोस्तों, इसका कुछ फैक्ट्स मैं देख लूँ तो इस मंदिर का निर्माण जो है 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ है, तो अंकोर वाट विष्णु मंदिर की बात करें तो यह कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया में। ठीक है, भारतीय संस्कृति का दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार मुख्यतः ब्राह्मण धर्म के माध्यम से हुआ है। कंबोज आज का कंबोडिया का शक्तिशाली राज्य 6वीं शताब्दी में हुआ, जहां के शासक शैव थे। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विश्व का विशालतम मंदिर है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो है विश्व का विशालतम मंदिर कौन है, तो ये कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर ही है। तो चलिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि मीराबाई समकालीन किसके थी, तो इसका सही जवाब होगा मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। देखिए, समकालीनता से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, तो उनमें मीराबाई का ये क्वेश्चन है। देखिए, अगर बात की जाए तो मीराबाई चैतन्य महाप्रभु की समकालीन मानी जाती हैं। मीराबाई का जो कार्यकाल रहा है वो 1499 से 1546 ईस्वी तक रहा है, जबकि चैतन्य महाप्रभु का कार्यकाल क्या कह रहे हैं, लाइफ स्पैन ये होगा 1486 से 1533 ईस्वी। तो ये लगभग उन्हीं के समकालीन कही जाएंगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, तो देखिए दोस्तों, बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करते भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन भी बन जाता है। अगर देखा जाए तो बाबर ने ये जो बाबरनामा अपनी आत्मकथा लिखी है, ये तुर्की भाषा में लिखी है और इसको तुजिके बाबरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 राज्यों का स्पेशली वर्णन है,
मेवाड़ और विजयनगर का। तो ये मेवाड़ यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो बाबर ने अपने बाबरनामा में किस राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़ का। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक बाबर की क्या है? तो ये तुजुके बाबरी है। इसमें यह क्वेश्चन भी बनता है किन दो राज्यों का, हिंदू राज्यों का वर्णन है? तो इसमें मेवाड़ और विजयनगर दो हिंदू राज्यों का वर्णन है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने किसको हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और वहां का अध्ययन किया था? तो ये दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया था वेन-सांग ने। देखिए चीनी यात्री था ये। क्वेश्चन ये भी बनता है कि चीनी यात्री कौन सा था निम्नलिखित में से? तो ये वेन-सांग चीनी यात्री था। नालंदा विश्वविद्यालय में 18 महीने तक रहकर इसने अध्ययन किया था। ठीक है, वेन-सांग किसके शासनकाल में आया था? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वेन-सांग हा से हर्षवर्धन होता है, चीनी यात्री था। ठीक है, इसका जो यात्रा विवरण है स्वैन त्सांग ये है। और जो है इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो फाहियान भी एक चीनी यात्री था जो कि गुप्त काल से संबंधित था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला लेते हैं। दक्षिण में बहमनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये दोस्तों दक्षिण में बहमनी राजवंश का जो संस्थापक था वो हसन गंगू था। देखिए दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने ही की थी और ये 1347 में की थी। ठीक है, 1347 ईस्वी में। इसका संस्थापक जीवन में कुछ बनने की धुन लेकर साहसिक मार्ग पर निकला एक अफगान था जिसका नाम अलाउद्दीन हसन था। उसका उत्थान गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहते हुए हुआ था, इसलिए वह हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन ये खिलजी का दरबारी कवि था। ठीक है दोस्तों, इसकी कुछ पुस्तकें भी पूछ ली जाती हैं जिसमें प्रमुख हैं तुगलक नामा और तारीखे अलाई। इसकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं जो अक्सर क्वेश्चन में आ जाती हैं और ये स्पेशली आपके जो है अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी बन जाता है। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी समेत दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों के राज्यकाल का साक्षी भी रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यह प्रथम मुस्लिम लेखक भी था जिसने हिंदी शब्दों तथा भारतीय अलंकार एवं विषय वस्तु का प्रयोग किया था। ठीक है, ये पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने हिंदी शब्दों और भारतीय अलंकारों एवं विषय वस्तु का प्रयोग किया है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये दरबारी कवि था अमीर खुसरो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये दोस्तों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ये कर्नाटक युद्ध 17वीं और 18वीं शताब्दी में लड़ा गया था। ठीक है, इसको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की अगर स्थापना की बात करें तो 1906 ईस्वी में यह ढाका में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का निर्माण का निर्णय लिया गया था। ठीक है, इस अधिवेशन में आगा खां को स्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था जिसे वह 1913 तक प्रभावी रहा। मतलब ये अध्यक्ष 1913 तक बने रहे, 1906 से 1913 में। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन दिसंबर 1908 में अमृतसर में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं।
एक क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि बंगाली देशभक्त की बाइबल किसको माना जाता है। तो आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है, इसको बंगाली देशभक्त की बाइबल माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कंठस्थ कर लें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। अब मैं कुछ इसके फैक्ट्स बताऊं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुई था। और इसका जो अध्यक्ष था वो व्योमेश चंद्र बनर्जी था। और इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बने हैं वो बदरुद्दीन तैयबजी बने हैं। अगर मैं प्रथम ईसाई अध्यक्ष की बात करूं तो जॉर्ज यूले हैं, ठीक है। और इसका दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आपके दादा भाई नौरोजी थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन क्यों वापस लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने अचानक से सत्याग्रह जो आंदोलन था उसको वापस लिया था। इसका प्रमुख कारण था चौरी चौरा हिंसा, चौरी चौरा हत्याकांड। लेकिन इसको हत्याकांड शब्द को अब परिवर्तित करके जनाक्रोश भी कहने की बात चल रही है। तो चौरी चौरा जनाक्रोश। तो ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कस्बे में भगवान अहीर के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का जुलूस निकल रहा था। पुलिस की बर्बरतापूर्ण पिटाई के फलस्वरूप उग्र जनता ने पुलिस थाने को अग्नि के हवाले कर दिया था, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा भस्म हो गए थे। यह गांधीवादी रणनीति चूंकि क्या थी कि सत्य और अहिंसा पर चलते थे, इस सिद्धांत पर एक गहरी चोट थी। तो इसके फलस्वरूप गांधी जी क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 फरवरी 1922 को ये गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में घटना घटित हुई थी, जिसको चौरी चौरा हत्याकांड कहा जाता है भारतीय इतिहास में। और इसके फलस्वरूप आपका 12 फरवरी 1922 को जो गांधी जी थे उन्होंने सत्याग्रह को, जो सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था उसको वापस भी ले लिया था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने देखिए यहाँ पर रखे हैं दोस्तों। पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बेहतर महसूस होगा और आपका सुपरफास्ट रिवीजन भी होगा। और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये भावना होगी कि हाँ यार, ये पॉइंट मुझसे मिस हो रहा था। तो चलिए मैं इसको बुक्स में देखता हूँ, इसके बारे में और कुछ डिटेल्ड तरीके से देखता हूँ, क्योंकि मैं पूरे वीडियो सेशन में हर पार्ट को यहाँ पर छू छू के निकलने वाला हूँ। तो आप लोगों का मैंने कहा कि मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, खुद से पढ़ें और 1 से 2 वीडियो देखें जो आपको सुपर फास्ट रिवाइज करवाएं। ठीक है, आप सीधे से वीडियो को खोल के रख दें, आंख भी ना फोड़ें और सुनते रहें, सिर्फ सुनते रहें, तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामना चाहते हैं। तो इस वजह से गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा है, ये आजाद जो हिंद रेडियो में बोलते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, यह क्वेश्चन भी बन जाता है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और देखिए दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है, गांधी जी के क्या कहते हैं पॉलिटिकल लीडर कौन थे। तो यहाँ पर गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें कुछ सूची थी, सूची 1 और 2 का मिलान करना था, तो मैंने इसको क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया है। लॉर्ड डलहौजी पूछता है, व्यपहरण के सिद्धांत
दिया था इसने लॉर्ड डलहौजी ने। व्यापहरण का सिद्धांत, व्यापगत सिद्धांत, व्यापहरण का सिद्धांत। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये किससे संबंधित है? सती प्रथा निषेध से। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन से संबंधित है। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। स्वायत्त शासन ये किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन। और सती प्रथा का निषेध किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। व्यापहरण का सिद्धांत ये किसका है? लॉर्ड डलहौजी का। अब देखिए, अब मैं भारतीय राज्य व्यवस्था को डिस्कस करने वाला हूं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी का कार्य राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर सौंपे एवं निर्देशित विधिक कार्यों को करना है। भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देना है। ठीक है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी जो या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। इसकी पहली बैठक जो हुई है 9 दिसंबर 1946 को हुई है और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इस बैठक का बहिष्कार भी किया था। और इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। सुपर टेट 2018 में जो कंडक्ट हुआ, इसमें ये 2019 में वैसे 6 जनवरी को कंडक्ट हुआ था, उसमें ये बहुत ही विवादित क्वेश्चन रहा है। ठीक है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष पूछा गया था और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा अभ्यर्थियों ने कुछ ने सही लिखा, स्थायी नहीं जोड़ा गया था। स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगर पहला पूछे स्थायी अस्थायी न जोड़े तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा ही करना है। अगर स्थायी जोड़ दे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। देखिए, BN राव ये संवैधानिक सलाहकार माने जाते हैं। भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसको माना जाता है? तो BN राव को। तो BN राव जी के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा सम्मिलित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये क्वेश्चन भी बन जाता है। कब हुआ है? 1976 में हुआ है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 4 का तथा अनुच्छेद 51 का में ये जो है जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? USSR से। और मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है। ये कई क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए मौलिक कर्तव्य से। देखिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में दोस्तों कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को किसे दिया गया है? तो संघीय सरकार को अवशिष्ट अधिकारों को दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लें कि जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है उन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ऐसे विषयों पर कर लगाने के लिए कानून बना सकती है जो विषय उक्त तीनों सूची में से किसी में भी शामिल
नहीं किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अवशिष्ट अधिकार किसको दिए गए हैं? संघीय सरकार को। ठीक है, अवशिष्ट अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसको मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 महीने बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत और चीन विश्व की तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत की विकास दर विगत वर्षों में मतलब ये जैसे 4, 5, 6 में या 8% से भी अधिक बनी हुई थी। और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो विश्व की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। यह क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आयु अनुमानित होती है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ठीक है। वर्तमान में जो है अगर बात की जाए तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है। भारत में हाल में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिश पर आधारित थे उसके अध्यक्ष आरजे चेलैया थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों की संरचना का अध्ययन करने हेतु केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आरजे चेलैया की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1991 को एक समिति का गठन किया था जिसको आरजे चेलैया समिति भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है कर सुधार के लिए गठित की गई थी। ये क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुद्री धारा शीत समुद्री धारा है? तो हम्बोल्ट। ये समुद्री धाराओं से संबंधित क्वेश्चन आपको दोस्तों कई बार मिल जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये उष्ण या गर्म जलधारा है और इससे संबंधित महासागर भी कई बार पूछता है। गल्फ स्ट्रीम तो इससे संबंधित है अटलांटिक महासागर। क्यूरोसिया की धारा है, ये भी गर्म जल धारा है, ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगर ब्राजील धारा की बात करें तो ये भी गर्म जल धारा है जो कि अटलांटिक महासागर से संबंधित है। हम्बोल्ट की जो जलधारा है ये शीत जलधारा है और ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। चलिए, संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? ये स्वेज नहर है। संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर ये स्वेज नहर है दोस्तों। भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है ये स्वेज नहर। ये क्वेश्चन भी बन जाता है। चलिए, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पर। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त लोकतंत्र कौन है? धारवाड़ तंत्र है दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र है। ये सॉरी गलत यहाँ पे टाइप हो गया था। यहाँ पे खनिज युक्त रॉक तंत्र क्वेश्चन होना चाहिए, रॉक तंत्र। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन है? धारवाड़ तंत्र। ठीक है, देखिए कुछ परियोजनाएं हैं कहाँ पर अवस्थित हैं इसको मैं डिस्कस करूंगा। जैसे भाखड़ा नागल बांध परियोजना ये सतलज नदी पर है। हीराकुंड ये महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस में है? महानदी में। और अगर हम बात करें इडुक्की तो ये पेरियार में है। इडुक्की परियोजना पेरियार में। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। नागार्जुन सागर किस में है? कृष्णा में। इडुक्की परियोजना पेरियार में और भाखड़ा नाजल सतलज नदी में। हीराकुंड महानदी में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? स्पोर्ट्स का मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है यहाँ पर। रोवर्स कप की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और इससे संबंधित जैसे फुटबॉल से संबंधित अन्य जो ट्रॉफियाँ हैं जैसे संतोष ट्रॉफी हो गई, डूरंड कप हो गया, फेडरेशन कप हो गया, सुब्रत कप हो गया, नई दुनिया ट्रॉफी हो गई, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। और सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है डूरंड कप। डूरंड कप, रोवर्स कप, फेडरेशन कप और संतोष ट्रॉफी ये सब फुटबॉल से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन मैं अगर लूं, मिलिंद पन्हो, ये क्या है दोस्तों? तो मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। देखिए, इतिहास के कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ शब्दावलियों के आधार पर आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें हो जाता है जैसे मिलिंद पन्हो। ये मिलिंद पन्हो की बात करूं तो एक पाली ग्रंथ है, इसके लेखक बौद्ध विद्वान नागसेन हैं। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? नागसेन है। यह क्वेश्चन भी बन जाता है। चलिए अगला फैक्ट लेते हैं। कुछ देखिए स्थापत्य कृतियां हैं और ये किस राजवंश से संबंधित हैं। जैसे एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? ये मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य ने करवाया था। खजुराहो मंदिर का चंदेलों ने, और महाबलीपुर के मंदिर का निर्माण पल्लव ने। तो ये पूछ लिया जाता है। एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट से संबंधित हैं, मीनाक्षी मंदिर पांड्य, खजुराहो मंदिर चंदेल, और महाबलीपुरम का मंदिर ये पल्लव। तो दोस्तों देख लीजिए, 23 मिनट में हमने कम से कम 50 फैक्ट को डिस्कस कर लिया है। फिलहाल के लिए वीडियो सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कल इसी तरह के 30-40 क्वेश्चन का फिर से मैं संग्रह करूंगा। देखिए दिन भर इनको टाइप करना पड़ता है, फिर इसके बाद आपको जो PDF है तैयार करनी पड़ती है। तो इस वजह से मेहनत के लिए आपको एक लाइक तो अवश्य करना चाहिए और एक शेयर कर देना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।